अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत सारी अहम इन्फॉर्मेशन होगी, मज़े मज़े के टॉपिक्स होंगे, डिस्कशंस होंगे। लेकिन सबसे पहले आज की जो कहानी है मुख्तसर सी है लेकिन बड़ा सा मैसेज रखती है अपने अंदर। तो आइए देखते हैं कि आज की कहानी है क्या। तो आलिया और आमना दो बहनें थीं जो अपनी नानी के घर पहाड़ों में रहती थीं और वो भी रोज़ कहानियाँ सुनकर सोती थीं। तो एक दिन आलिया को एक बूढ़ा इंसान नज़र आया जो बाहर सर्दी में बैठा हुआ था। उन्होंने नानी से इजाज़त ली और कहा कि हम बाहर जाना चाहती हैं। उस आदमी के लिए खाना और कंबल और लकड़ियाँ लेकर गई और उस आदमी का उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद आलिया और आमना कहीं दूर पहाड़ों में खेल रहे थे और उनको पता ही नहीं चला कि दोपहर से रात हो गई और थोड़ी देर में काले बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई। उन दोनों को घर का रास्ता भी याद नहीं था, वो भूल चुकी थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतने ही देर में वो बूढ़ा आदमी आया और आलिया ने उसको बताया कि हम अपना रास्ता जो है वो भूल गए हैं और इस बारिश में हमारे लिए वापस जाना बहुत मुश्किल है, हमें घर का रास्ता भी नहीं पता है। तो उस बूढ़े आदमी को रास्ता याद था, वो उनको उनके घर खैरियत से ले आया। आलिया और आमना बहुत खुश हुई और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया। वो बारिश रुकने से पहले जो है वो बारिश होने से पहले तेज़ अपने घर पे पहुंच गई और उनको भी घर पे पहुंचा दिया और वो शख्स चला गया। तो क्या हुआ कि आलिया और जो उसकी बहन थी दोनों ने सोचा है, आके अपनी दादी को एक कहानी सुनाई और बात बताई कि हम ऐसे ऐसे खो गए थे, दूर निकल गए थे और वो बूढ़ा शख्स हमें दोबारा नज़र आया। तो उनकी दादी ने कहा कि बेटा ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड आपको किसी ना किसी सूरत में मिल रहा होता है और हमें नहीं पता होता कि हम किसी की मदद करेंगे तो आगे जाके ये शख्स हमारा कितने काम आ सकता है। तो अल्लाह ताला भी नेकी का बदला नेकी देते हैं, सिला रहमी करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। और जो लोग बग़ैर किसी नियत के, बग़ैर किसी उसके के आपको उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, नेकी करते हैं, दूसरों का ख्याल करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको मदद आती है और अल्लाह ताला उनका साथ देते हैं। तो आज इस छोटी सी कहानी में हमने सीखा कि नेकी का जो बदला है वो अल्लाह ताला देते हैं आपके मुश्किल वक्त में और आपको नहीं पता होता कि आपकी छोटी सी नेकी जो है ना कब वो बड़ी बनकर काम आ जाए। और मैंने कल ही कोई जो है ना वो मैं चीज़ पढ़ रही थी, सो मेरी नज़र से गुजरा और वो नेकी के हवाले से था और बड़ी अच्छी बात थी कि हमें नहीं पता कि नेकी छोटी हो या बड़ी हो लेकिन वो हमारे दोज़ख में ना जाने का सबब बन सकती है। तो हम ये समझ रहे होते हैं बहुत बड़ा कोई काम करेंगे तो शायद जो है वो दोज़ख से बच जाएंगे या बहुत कोई छोटा काम है तो इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला किस नेकी का बदला किस सिले में दे रहा है। तो हमें सबको छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? और मेहमान नहीं भाई, मेज़बान बोलो अब तो। हाँ, 4 दिन कंटिन्यू हो गए आप लोगों को दुख देते हुए। दुख नहीं, दुख तो आप ही लोग लेते हैं दोनों। वही कह रहे हैं ना, आप दुख दे रहे हैं 4 दिन से मुस्तकिल, सुबह उठा के बुला के बिठा देते हैं। कोई बात नहीं, आपकी ड्यूटी, आपका काम का हिसाब तो कहते हैं मैं सुबह उठ जाता हूँ। मैं सुबह उठ जाता हूँ। कितने बजे उठ जाते हैं आप? सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ। तो फिर काहे का दुख है, बस आना ही है तैयार होकर। बताता हूँ, अभी आप प्रोग्राम शुरू करें फिर आपको बताता हूँ आज के दुख। प्रोग्राम में बताएंगे। और अयाज राना साहब को भी वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपकी ज़िंदगी में सुबह से कोई दुख तो नहीं है? दुख है, किस बात का? थोड़ा सा है। फादर की तबीयत सही नहीं है, थोड़े क्या हुआ, से खैरियत? गर्मी है तो थोड़ा से वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के लिए तो और ज़्यादा। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि जिनके घरों में मरीज़ हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, भाई उनके लिए तो वाकई बहुत मुश्किल है ये गर्मी में सर्वाइव करना। और इस वक्त इस गर्मी वही है कि या तो फिर आप हर टाइम एसी चला के रखें तो फिर सारी कॉम्प्लिकेशन होगा। लेकिन अल्लाह ताला आपके वालिद को जल्द अज जल्द जो है ना वो सेहत याब करे और उनकी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हम सब की तरफ से यही दुआ है। आप सब भी जब दुआओं के लिए हाथ उठाएं तो अयाज के फादर को ज़रूर याद रखें अपनी दुआओं में। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं जनाब। पानी की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का सबर जवाब दे दिया, टंग ट्विस्टर बन गया। लेकिन क्या हुआ कि नॉर्थ नासिराबाद, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, कलंदर चौक के मकीन जो है वो सरापा एहतजाज बन गए। और हमने देखा कि कल भी एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये बात हुई कि पानी और बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो लोगों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। तो कैसा रहा वो एहतजाज, इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा पाकिस्तान को चांद पर पहुंचाने वाला जो चीनी मिशन है वो वापस आ गया है और जो सैटेलाइट है वो अभी चांद के मदार में है। तो iCube के कमर जो है वो हमने देखा था कि चेंग E6 जो है वो भी चांद पर गया था, तो वो कुछ सतह के नमूने लेकर वो वापस आ गया है। और जो ये हमारी सैटेलाइट है पाकिस्तान की वो भी जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएगी। इसके अलावा जी सिंध के बड़े चिल्ड्रन अस्पताल में सेहत की बुनियादी सहूलियात का फुकदान नज़र आ रहा है और उसके एयर कंडीशंस और लिफ्ट ख़राब होने का इंकशाफ हुआ। बच्चों के वार्ड में ख़ास तौर पर
जो बच्चे एडमिट हैं उसमें एयर कंडीशन की ख़राबी के बायस खिड़कियां खोलकर वो बैठे हुए हैं और मरीज़ आप देख रहे हैं कि किस हाल में जो है ना वो बच्चे इस वक्त मौजूद हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। एक बिस्तर पर 3 से 4 बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं और लेटे हुए हैं। एयर कंडीशन ख़राब है, लिफ्ट ख़राब है, जिसके बायस जो तीमारदार हैं वो भी आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उल्टा बीमारी होकर जा रहे हैं। इसके साथ साथ HIV ज़िला मीरपुर ख़ास में जना बच्चों में भी एड्स की वबा फूट पड़ी है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस में इजाफा नज़र आ रहा है। तो बच्चों की बात हो रही है लेकिन बड़ों में भी HIV के जो केसेस हैं उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। आज शो में आगे चलकर हम स्पेशल सेगमेंट भी करेंगे, इस हवाले से डॉक्टर्स हमारे साथ इसमें शामिल गुफ्तगू होंगे। लेकिन जनरल हेल्थ सर्विसेज सिंध को ख़त लेकर इंकशाफ किया है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने और उन्होंने कहा है कि जो खून के सैंपल्स लिए गए हैं 279, उनमें से 29 में HIV एड्स की तस्दीक हुई है और ये बच्चों के सैंपल्स हैं जिसमें जो है ना वो 10% तक जो शरह है वो इंतहाई ख़तरनाक है। इसकी रोकथाम के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम होने चाहिए। इसके अलावा हुकूमत ने ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर्ड ना होने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान कर दिया है। कुछ रोज़ पहले हम देख रहे थे कि ताजिर दोस्त स्कीम आई थी और उसमें टैक्स नेट में लाने के लिए सबको बात हो रही थी, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि अगर जो लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि बहुत कलील तादाद में ताजिरों ने इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, क्या वजह है कि क्यों नहीं करवा रहे और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर भी बात हम करेंगे। और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ, फ़हीम नूरी साहब ऐसा कह रहे हैं जो कि सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा शर्जील इनाम मेमन साहब ने BRT के मुसाफिरों के लिए एक और अहम इक़दाम जो उनकी तरफ से सामने आ रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई में आवाम को रियायती चीज़ें देना हमारा फ़र्ज़ है, उन्होंने कहा कि 100 दिन में शटल सर्विस बनाई। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के दरमियान जो है ये शटल सर्विस चल रही है और येलो लाइन का जो BRT का मंसूबा है वो 438 मिलियन रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट है और जून के बजाय हमने अप्रैल में ही काम शुरू कर दिया था और टारगेट है कि जून में आने वाले वो प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो ओवरऑल हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी आ रही है, नहीं आ रही, क्या जो है ना सहूलियात मिल रही हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। शो का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा हमने कल देखा कि काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुआ फ़हीम भाई और इसके अलावा कई एहतजाज हुए, क्या सूरत हाल रही शहर भर में? देखिए, शहर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, बिजली हो या पानी हो, इवन गैस के ऊपर भी अब तो एहतजाज हो रहे हैं क्योंकि गैस की लोड शेडिंग का भी मसला है। तो ओवरऑल इस वक्त जो है वो कराची प्रोटेस्ट मोड में है और शहर की अक्सर शाहराहों पर शाम होते ही जो है, बल्कि शाम होते क्या शहर के दिन के मुख्तलिफ औकात में भी शाम में ज़्यादा हो जाती है तादाद, शहरी सड़कों पर निकल आते हैं, शाहराहें ब्लॉक कर देते हैं, रुकावटें खड़ी कर देते हैं, टायर जलाते हैं और पूरे दिन तो हम जो दीगर स्टोरीज़ कवर कर ही रहे होते हैं उसमें एक आध एहतजाज की स्टोरी होती है। शाम में जाके जो है वो एक साथ जो है 4, 5, 6 मुकामात ऐसे शहर के अचानक जो है वो सामने आ जाते हैं जहाँ शहरी जो है वो एहतजाज कर रहे होते हैं। कल एक बड़ा एहतजाज जमात इस्लामी की जानिब से भी किया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, या बल्कि अब तो वाटर कॉरपोरेशन है, उसके दफ्तर के बाहर शाह फैसल पर जो है उन्होंने कई घंटे तवील एहतजाज किया है और मुतालबा उनका वही था कि जनाब कराची के लिए पानी, कराची को पानी दो, K4 का मंसूबा मुकम्मल करो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एहतजाज वाटर कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर होने की बजाय जो है वो सिंध असम्बली के बाहर करें, आप वज़ीर-ए-आला हाउस के बाहर करें तो शायद कोई सुनवाई हो जाए। चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन बेशक मुर्तज़ा वहाब है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब के हाथ में भी उस वक्त तक कुछ नहीं है जब तक उन्हें फ़ंड्स ना मिल जाएँ। K4 के लिए फ़ंड्स मिले, दीगर जो शहर में वाटर कॉरपोरेशन की जो पुरानी लाइन्स हैं उनको बेहतर करने के लिए फ़ंड्स मिले, उस वक्त तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो जमात इस्लामी अपना काम कर रही है, शहरी जो है वो अपने तौर पर परेशान है। मैं सिर्फ अपनी कहानी जो मैंने आपसे शुरू में कहा मैं सुनाऊँगा, वो ये थी कि कल रात को 12 बजे लाइट गई है और 4 बजे आई है और यही वो वक्त होता है जब उस गुलिस्तान जौहर में उस इलाके में जब पानी आता है। अच्छा, तो मोटर भी नहीं चली। सुबह जब मैं आपने कहा कि सुबह आप 7 बजे उठ जाते, मैं बेशक 7 बजे उठा, लेकिन जब मैंने शावर लेना शुरू किया तो पानी आना बंद हो गया। पता चला कि टैंक में पानी नहीं है, क्या करें। खैर उसके बाद मैंने जो है वो टैंकर के लिए फ़ोन किया तो सरकारी रेट पर, ये तो खैर एक ऐसा मामला है कि चल ही रहा होता है सुबह तक ये मामला। शहरियों के घरों पे जो है शहरी रात भर जो है वो जाग के टैंकर्स का भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। लाइन में पानी नहीं आता तो उसके लाइन में पानी आता है तो उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ़ वक्तों में रात में मुख्तलिफ़ पहरों में मुख्तलिफ़ इलाकों में आ रहा होता है और इसी तरह टैंकर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उसने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन सरकारी रेट पर नहीं मिल सकता। तो ये है मेरा दुख जिससे आज सुबह का भी आगाज़ हुआ
कि ये इस वक्त, अच्छा ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं है। अशरफ भाई भी अभी थोड़े दिन पहले यही तो बात करते, परसों तरसों के उनके घर में भी यही हुआ कि जिस टाइम पानी का टाइम था उस टाइम लाइट नहीं थी, और इस सभी जगह पे यही सूरत हाल है। अम्मी के घर में बात है, वो भी यही बता रही है कि यही इस वक्त मसला है। अगर मैं रात को नहीं सोया हूँ, अगर सही से प्रॉपर मेरी नींद नहीं हुई है, और मेरी क्या, इस शहर के अक्सर लोगों की, तो वो किस तरह से अपनी जॉब पे जाके अपना 100% दे सकते हैं। आप एक थके हुए जहन के साथ, थके हुए जिस्म के साथ आप कैसे जो है वो अपना 100% दे सकते हैं, और उसके बाद डेफिनेटली लोगों को जो है, लोगों के मिजाज में तब्दीली आती है, लोगों की नफ्सियात बदलना शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पूरा कराची का जो एक मिजाज है ना, वो तब्दील होता जा रहा है इन यूटिलिटीज इशूज़ की वजह से, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है सब। बिल्कुल ऐसे है। अयाज भी जो है ना वो सुबह आज आते हैं, क्योंकि हम रोज़ाना मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कोई ना कोई किसी ना किसी परेशानी में है, नहीं है, खुश मिजाज हैं कि क्या हुआ। तो आज अयाज भी उसी कैफियत के साथ नज़र आए। अयाज ने जैसे बताया कि फालिद की तबीयत भी ख़राब है, और वाकई जब ये यूटिलिटीज़ इशूज़ होते हैं तो बीमार इंसान को और ज़्यादा संभालना मुश्किल हो जाता है। ये हम सब लोग बैठे हुए ना, हम लोग सब इन ज़िंदगियों से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि कितने मसाइल हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है, फिर भी हम बहुत सौ से बहुत बेहतर हैं अयाज। अभी जब हम देख रहे हैं सूरत हाल छोटे इलाकों में, तो मुझे ग्रीन बेल्ट्स पर बाहर लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। शारा फैसल पर लोग जो है वो अपनी गलियों के बाहर कुर्सियाँ चारपाइयाँ डालकर सारी रात बैठे हुए हैं। छोटे छोटे नौमौलूद बच्चों को मैंने देखा कि बाहर लोग लेके बैठे हुए हैं। क्या करेंगे? हमशा आप यकीन करें, अभी जब इलेक्शंस गुजरे हैं तो हम लोग, क्योंकि हमारी बीट्स ये नहीं है कि हम इलेक्शंस आते हैं तो सब हलकों में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करें, जिस हलके में मैं घूम रहा था, अगर मैं उसके ऊपर भी गिनवाना शुरू करूँ ना आपको, वो ऐसे इलाके थे जिसके अंदर मेरा जैसा आदमी सीधा नहीं जा सकता। उन इलाकों के अंदर उस वक्त भी लोड शेडिंग और गैस और पानी का मसला था। इस वक्त अगर मैं वो बात अगर इलाका बताऊँ, वो सोल्जर बाज़ार के इलाकों की अगर आप चले जाएं, उन गलियों के अंदर जो पीछे वो रोशन कॉलोनी और लाइंस एरिया की मूसा लेन है और कितने मूसा, इलाके इन ऐसे हैं। गलियों के अंदर इंसान क्या, हवा तो गुजर, जब इंसान ही नहीं गुजर सकता तो हवा का कहाँ से रुख होगा। अंधेरों में लोग उस वक्त बैठे थे, तो इस गर्मी के आलम में क्या हशर होगा उन लोगों का। तो वही लोग आपको बाहर गलियों से बाहर निकल के रोडों पे नज़र आ रहे हैं। अब बात ये है कि सियासी लोगों का काम है कॉल दे देना। अब ये रोज़ के जो एहतजाज अगर सियासी जमातें कर रही हैं, वो 50, 100, 500, 1000 लोगों से काम नहीं बनेगा। हम कोई पुरतशद्दुद एहतजाज की बात नहीं करें। कराची वाले अपना हक मांगने के लिए जो एहतजाज हो रहे हैं, जब तक आवाम नहीं होगी, नहीं एक ज़बान होके बोलेगी, जब तक इनकी कानों पे जुई नहीं रहेंगी। आज भले इलाके के 50-25 लोग निकलते जाएं, रोज़ एहतजाज होते रहे। कमिश्नर कराची ने बोल दिया कि जी के इलेक्ट्रिक को कि रात के वक़्त में अब लोड शेडिंग नहीं होगी। फ़हीम भाई ने बता दिया। कौन सुनता है? नासिर शाह साहब और जो ना के इलेक्ट्रिक में भी कल जो है ना अरे काफी ज्यादा वज़ीर वो हुआ, आज़म और की हमने नहीं सुनते देखा तो ये कमिश्नर कराची की सुनेगा के इलेक्ट्रिक। कमिश्नर कराची नहीं। चले अभी इन पे भी बात करेंगे कि कल वो क्या कमेंट्स पास किए ना, कि इलेक्ट्रिक ने भी उसका जवाब दिया। नासिर शाह साहब ने बोला था कि मुकदमा दर्ज होंगे, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात हो रही थी फ़हीम भाई, वो कल क्या हुआ, बड़ी गुफ्तगू हमने थोड़ी कल भी की थी। उसके बाद और रद्द अमल आया कि इलेक्ट्रिक की तरफ से भी, नासिर शाह साहब की तरफ से भी वो कहते हैं मुकदमा दर्ज होंगे कि इलेक्ट्रिक ने अगर लोड शेडिंग का खात्मा नहीं किया, नहीं हुआ बेहतर सूरत हाल। क्या कल डिस्कशन रही और के इलेक्ट्रिक का जवाब क्या था? देखिए, के इलेक्ट्रिक का बहुत वाज़ेह जवाब है कि जी आप हमें जो है हमारे पैसे दीजिए, आपके ऊपर 10.5 अरब रुपए के वाजिबात हैं, आप वो अदा कर दीजिए। उसके साथ उन्होंने जो है वो एक अदद ख़त जो है वो भेज दिया है चीफ सेक्रेटरी सिंध को, जिसमें उन्होंने बता दिया कि जनाब ये आपके महकमे हैं, इनके ऊपर इतने अरबों के वाजिबात हैं, आप वो अदा कर दीजिए। अब मसला ये है कि ये जवाबुल जवाब चल रहा है, शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है। तो होता यही है कि एक बात जो है वो अगर हुकूमत करती है तो दूसरी तरफ से जो एक जवाब आ जाता है। अवाम कहाँ है? अवाम वहीं के वहीं पिस रहे हैं। कोई एक मुकदमा, सबसे पहले तो मुझे इस बात पे एतराज़ था कि हीट वेव के हवाले से कल चौथा दिन था, कल जाके हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, कमिश्नर कराची की तरफ से, वाटर कॉरपोरेशन की तरफ से हमें शहर में कैंप्स लगते नज़र आए, और उसमें भी जो है वो ये था कि जो एक रुकन असम्बली है
वसान साहब, हालार वसान साहब, उन्होंने हमारे ही टीवी पे बात करते हुए कहा कि मैं अपने घर से चला और सिंध असम्बली तक आया हूँ और मुझे रास्ते में कहीं कोई कैंप नज़र नहीं आया। अब ये कैंप भी जो है शायद इस उम्र अय्यार की टोपी के कपड़े से बनने लगे। अच्छा, मुझे एक कैंप नज़र आया, कहाँ ये आपने देखा होगा मलिर चेक पोस्ट पे जब हम जा रहे होते हैं हाईवे की तरफ, तो वहाँ पर एक चेक कर लीजिएगा, वो कहीं कैंप की जानिब से ही ना लगाया गया हो। उन्हीं ने हाँ, लगाया। बोर्ड नज़र नहीं आया मुझे, लेकिन अच्छा उस कैंप में भी क्या था, मैंने गौर, क्योंकि हम इतनी तनकीद कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि इस्लाही नज़र से देखो, तनकीदी नज़र से ना देखो इस वक्त कि यहाँ पे हो क्या रहा है और क्या हो रहा है। तो गाड़ी थोड़ा सा मैंने स्लो की और वहाँ पे जाते हुए देखने की कोशिश की कि इस कैंप में है क्या क्या। तो बहरहाल पानी तो वो लोग पिला रहे थे, ठंडा कूलर भी रखा हुआ था पानी का, लेकिन इसके अलावा क्या इंतज़ाम था वो मैं नहीं देख पाई ना। वो मुझे समझ में आया कि अगर कोई शख्स हीट स्ट्रोक से, कोई एम्बुलेंस भी वहाँ नहीं खड़ी थी। देखिए कि इस वक्त इतने सबसे सारे इम्पोर्टेंट लोग बात आपने कंप्लेन खुद कर कर रहे दी। हैं कि दिल बंद हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो भाई अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे आप? देखें मिस इस्लाही, बात यह है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, PDMA की तरफ से जो वाज़े अहकामात रिटन में दिए गए हैं इदारों को, उसमें लिखा हुआ है कि आप जो कैंप्स कायम करेंगे वहाँ पे पानी होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए, बर्फ़ होनी चाहिए, और तीसरी ये जो नेसेसरी उन्होंने कहा है वो एम्बुलेंस होनी चाहिए उस कैंप के पास। क्यों? ज़ाहिर है, आपने खुद कह दिया कि अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब है, वो सेंटर पर गिरता पड़ता पहुंच गया है, आपने उसे जो है वो पानी पिला दिया, लेकिन उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही, तो एम्बुलेंस वहाँ पे निहायत ज़रूरी है। अब एम्बुलेंसेस का इशू ये है कि आपके यहाँ जो एम्बुलेंसेस हैं, अगर वो आप रफ़ाई इदारों की एम्बुलेंसेस की बात कर लें, चाहे वो ईदी हो चाहे छिपा हो, तो वो तो डब्बे हैं, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मैयतें इधर से उधर मुंतकिल करने के लिए हैं। वो एम्बुलेंस का जो वर्ड है वो अगर फिट कहीं बैठता है अब आके, तो वो 1122 के ऊपर किसी तरह फिट बैठता है। इससे पहले अमन एम्बुलेंस किसी हद तक जो है उस लेवल की हुआ करती थी, लेकिन 1122 की जितनी भी एम्बुलेंसेज हैं ये आपने 1122 के मरकज़ी ऑफिस से लेकर महकमा सेहत को दे दी हैं। महकमा सेहत अब उन्हें ऑपरेट करता है। 3 दिन पहले जो है मेरे पास एक वीडियो आई जिसमें जो है वो भेजने वाले ने मुझे बताया कि जनाब वो वहाँ से गुजर रहे थे, कोई खातून जो है जिनकी उम्र अच्छी खासी थी, उन्होंने तस्वीर भी भेजी उनकी, उनको चक्कर आया, वो गिर गई, तो 1122 पे फ़ोन किया गया तो वो एम्बुलेंस आ गई। जब एम्बुलेंस आ गई तो काफ़ी देर में आई, वो भी उसका ये था, और जब आ गई तो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का ये कहना था क्योंकि इन खातून के साथ कोई शख्स नहीं है, कोई अजीज़ कोई शख्स नहीं है, तो हम इससे शिफ्ट नहीं कर सकते, हमें हमारे उनकी जानिब से, आला हुकाम की जानिब से सख्ती से मना है कि अगर कोई मरीज़ ऐसा है जिसके साथ कोई शख्स नहीं है, कोई अजीज़ अकारिब नहीं है, तो आप उसे शिफ्ट नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर लोगों ने जो वहाँ जमा हो गए, उन्होंने उसके ऊपर जो है दबाव डाला बहुत कि भाई खुदा के लिए यार ऐसा नहीं करो, आप अपने दफ्तर से पूछ लो दोबारा कि ये सिचुएशन यहाँ पर है। उसने फ़ोन किया, फिर उसे कहा गया कि नहीं आप ऐसे इस मरीज़ को, यहाँ से मरीज़ा खातून को नहीं उठाएंगे। बहुत शोर करने के ऊपर उसको ये कहा गया अच्छा तुम अपनी गाड़ी का AC चलाकर इन खातून को थोड़ी देर के लिए अंदर बिठा दो। उसको भी वो बहुत मुश्किल से माना और फिर वो लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत उस खातून को अंदर बिठाया। तो दिस इज़ द सिचुएशन। मेरी समझ में वो थिंकिंग नहीं आती, वो पॉलिसीज़ नहीं आती जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए अफराद बनाते हैं कि जनाब अगर कोई शख्स कहीं गिर गया है हालत ख़राब होने पर, इस मौसम में तो ये एक आम सी बात है, तो आप उसे इसलिए नहीं उठाएंगे उसके साथ कोई है नहीं उसका जानने वाला। What the hell is this? अभी तो सबसे ज़्यादा लोग जो है ना, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो रास्तों में जा रहे हैं आ रहे हैं, बाइकों पे, बसों में, ख़वातीन बस, क्या वो अपने साथ किसी को लेके चले? हर वक्त क्या किसी को लेके जाएंगी? बात यह है कि जितना मासूम हमारी आवाम है ना, उतने मासूमाना सवाल आप लोग भी कर रहे हैं। मासूम तो आवाम या इतनी बेखबर क्यों आप? ये सिंध हुकूमत, वही बात करूँगा, फिर बात तेज़ अजीब और फिर जज्बातियात निकलनी शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं चाहता इन चीज़ों के पे बात तल्ख करें, हम इसकी इस्लाह होनी चाहिए चीज़ों। मिसेस इस्लाही बैठिए ना, और मिस्टर तनकीदी भी तो बैठे। मसला ये है कि 1122 का काम बहुत अच्छा है, मैं तनकीद यूँ नहीं करना चाहता क्योंकि एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ पे नज़रसानी, जैसे अभी ये बात हुई है, तो ज़रूरी है। लेकिन मसला ये है कि वो भी किसी वजह से बनी होगी। अब यकीनन किसी के प्यारे को अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं उसके बाद वो साथ नहीं है, तो कुछ रास्ते में हो गया, वो उनके साथ कुछ मिसहैप हो गया, तो वो बात 1122 के हमले पे आ जाएगी। इस तरीके का सोच के ये सोच होगी इसके पीछे, यकीनन जो मेरे समझ में आई है। लेकिन बात ये है कि जब आपके यहाँ हालात इस तरीके के हो गए हों कि आप एक जंगी माहौल में आ गए कि ना आपका सूरज जो है वो सवा नेज़े पे खड़ा हुआ है, आपके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आपके जेब में पैसे नहीं है कि आप
फलाई इदारे की अगर आप एयर कंडीशन वाली बात छिड़ गई, अब मैं ये बोलूं कि वो उनकी एम्बुलेंस के आपके पैसे कॉस्ट पता है क्या है? पैसे ले 1122 आपको अस्पताल ले जाने तक की उनकी पॉलिसी है, अस्पताल से घर लाने की पॉलिसी नहीं है 1122। अस्पताल भी फ्री में ले जाते हैं या नहीं? फ्री में ले जाते हैं, लेकिन आपको अपने अगर जब सीरियस बंदा, आप वो जो डब्बा है उसके अंदर नहीं लिटा सकते आप, अगर किसी के साथ किसी का ऑपरेट हुआ है, किसी के स्टिचेस लगे हुए और हैं, कराची क्या की आप सड़कों में तो मैं कहती हूँ डब्बे की लोहे की स्ट्रेचर के ऊपर लिटा के अपने घर वाले को ला सकते? नहीं हो सकता। कराची की आपको सड़कों में proper आप बीमार एक आदमी को ambulance उसमें चाहिए। लेके जाएं तो हालत ही ख़राब हो जाती है उसकी तो वैसे ही। आप यकीन करें, वो जो प्राइवेट जो एम्बुलेंस सर्विसेज बैठी हुई हैं अस्पतालों के बाहर, आपने देखा होगा अक्सर प्राइवेट अजीब अजीब नामों की बैठी हुई हैं, 4 से 6 किलोमीटर के वो 5 से 6 हज़ार रुपये मांगते हैं। मैंने फ़हीम भाई को ये बात बताई थी कि ये रोड पे बैठे हुए हैं उनके ड्राइवर्स, और वो बात करो आप उनसे आके, वो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं 6,000 रुपये दोगे तो यहाँ से एम्बुलेंस अस्पताल जाएगी, आपके मरीज़ को उठाएगी और आपके घर पहुँचाएगी। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ 4 से 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी अस्पताल के, उससे बाहर चले जाएं तो 2,000 से 3,000 रुपये वो मांगेंगे आपके। जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके बाहर सामने रोड पे, बड़ा रोड है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, डबल रोड पे वो गाड़ी लगाते हैं, उनके ड्राइवर्स बैठे हुए हैं खुलेआम। मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो लोग मंशियात, गाड़ियों में बैठ के मंशियात भी पीते हैं सारे ड्राइवर हजरात उनके, और वो बैठे हुए कहते हैं जाओ 6,000 रुपये दोगे तो लेके जाएंगे वरना नहीं लेके जाएंगे। ये इस शहर का अलमिया है, इस शहर के साथ, इन शहरियों के साथ, कराची के शहरियों के साथ ये हो रहा है। यहाँ क्या हर जगह ही ऐसा ही होगा? जब यहाँ हो रहा है तो जाहिर बात है पूरे मुल्क में इससे ज्यादा ऐसा बुरी ही होगा। सूरत हाल हुई तो हम कराची की बात करते हैं, लेकिन ये आप हमारे देखेंगे सामने दीगर ऐसे आ इलाकों में जाती और हैं सूरत चीज़ें। हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप लोग। अच्छा, एक तरफ और बढ़ना है कि ये सारे चैलेंजेस के अंदर हर चीज़ अभी ना लिंक होती जा रही है, गर्मी से, बिजली से और लोड शेडिंग से। इसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ का जो पेन है ना वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया है। इस वक्त जो है ना वो चिल्ड्रन अस्पताल में हमने देखा कि सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल है, सेहत की सहूलियत का फुकदान नज़र आ रहा है। वहाँ पर एयर कंडीशन ख़राब है, लिफ्ट ख़राब है, और इतनी गर्मी में अभी सिर्फ विजुअल्स, कुछ विजुअल्स देखें और आप यकीन करें कि इंतहाई तकलीफ़ हुई मुझे बच्चों को उस हाल में देखते हुए कि वो बच्चे किस तरह से बैठे हैं, उनके अटेंडेंस किस तरह से बैठे हैं। और अटेंडेंस को छोड़ दें आप, वो तो बड़े हैं, किसी ना किसी तरह कोप अप कर ही लेंगे। वो छोटे छोटे बच्चे कैनोलाज उनके लगे हुए हैं, हीट स्ट्रोक के जो है ना वो उसमें मुब्तला होकर आ रहे हैं, घरों में भी बिजली नहीं है, अस्पताल जा रहे हैं वहाँ पर भी एयर कंडीशन, लिफ्ट ख़राब है। देखें, ये सिंध का बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, NICH जिसकी आप बात कर रही हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ। यहाँ पे जो ये कल हमने स्टोरी दी है, इसमें आप देख लीजिए कि वार्ड्स के अंदर की ये सूरत हाल है। इमरजेंसी की सूरत हाल इससे भी बदतर है। जी बिल्कुल, गर्मी बला की पड़ रही है, और इस बला की गर्मी में जब कोई मरीज़ हो, हम तो बड़े की बात करते हैं पहले, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो परेशान हो जाता है, उसको सांस लेने के मसले शुरू हो जाते हैं। ये तो छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनमें वैसे ही जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत आम बड़े लोगों के मुकाबले में कम होती है। आप अस्पताल उन्हें पहुंचा रहे हैं तो मज़ीद अजियत देने के लिए पहुंचा रहे हैं। देखिए मैम, एक बेड जी, एक बेड पे 3 से 4 बच्चे। ये सिंध के सबसे बड़े अस्पताल का अलमिया है, और उस सूबे के अस्पताल का अलमिया है जहां ये कहा जाता है कि हमने सेहत पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, हमने इस साल भी सेहत के शोबे में सबसे ज़्यादा पैसे रखे हैं। मैं सलाम पेश करता हूं आपको, आपने सबसे ज़्यादा पैसे रखे हैं। लेकिन क्या ये पैसा जो है इस एक बेड के ऊपर जो 4 बच्चे पड़े हुए हैं इन तक पहुंचा? अगर पहुंचा होता, पैसे रखे रखा है इस दफ़ा भी इन्होंने कोई अच्छे तिजोरी में रखा है। देखिए, बजट में एलोकेशन जो है उसके ऊपर जो है वो सारी बहस भी होती है, स्पीचेस भी होती हैं और सियासत भी होती है। वो पैसा अगर इस एक बच्चे पर भी, जो एक बेड के ऊपर 4 बच्चे पड़े हुए हैं, में से एक बच्चे के ऊपर भी लग जाता तो दिल इत्मीनान होता कि यार एक बेड के ऊपर एक बच्चा है। अगर इस वार्ड में अगर एयर कंडीशन होता तो लगता कि हाँ भाई ये पैसा जो है वो इस्तेमाल हो गया है। ये बच्चे जो हैं इनको इलाज की बेहतर सहूलत मिलना इनका राइट है। ये राइट आप इनको नहीं दे रहे, उसके बाद आप असेंबली में खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस करते हैं तो अफसोस होता है। इतना पैसा भी नहीं है इनके पास, अयाज इतना भी फंड नहीं है कि ये ठीक है, ये चीज़ वहाँ पर मौजूद, लिफ्ट्स लगी हुई हैं, लेकिन सही कराने के पैसे नहीं है। क्या सिस्टम है कि खाली रख के बैठते हैं अकाउंट्स? क्या होता है? देखिए, एक स्टोरी अभी ये भी आई थी कि क्वार्टरली पैसे जो है उसको
जो है इजरा इसी- किया ये जाता है, जो दिया फंड्स जाता का है। मसला चल अब रहा जब है, बजट ये वही के ये वही था ये बजट जब करीब आता है तो लास्ट जो उनको क्वार्टर की जो उनको पेमेंट्स करनी होती है उस वक्त ये पैसे होते नहीं, क्योंकि क्लोजिंग का जून जो है वो क्लोजिंग होती है, तो इस वजह से या तो फंड्स जारी नहीं हुए, बजट आना था, ये एक टेक्निकल वजूहत होती हैं कुछ इन महीनों में। मसला ये हुआ हमारे साथ कि सर मुंडाए तो ओले भी पड़ गए, जहाँ पैसे नहीं थे वहाँ कुदरती तौर पे आपके ऊपर जो है वो अताब भी आ गया, आपके मौसम जो है वो गर्म भी है। लेकिन मुझे हैरानगी उन लोगों पर है जो के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन में जो लोग बैठे हैं, उनका दिल कैसे मानता है, किस दिल के लोग हैं वो कि वो ये ऑर्डर कर देते हैं कि रात को इस इलाके की बिजली बंद कर दो, यहाँ से रिकवरी नहीं है। आपने क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या ये लोग यहाँ से ज़िंदगी बस यहीं सारी ज़िंदगी इसी मुल्क में इसी शहर में रहना है कि ये वेपोरेट हो जाएंगे? क्या इन्होंने हिसाब नहीं देना कि आखिरत का डर नहीं है कि इलेक्ट्रिक के उन लोगों को जो ये ऑर्डर पास कर रहे हैं कि जहाँ से रिकवरी नहीं है उस इलाके की बिजली बंद कर दो? यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती, आपका हाथ में जुम्बिश नहीं आती कि जब आप ये साइन करके वो शीट पे देते होंगे कि इस इलाके की 12 घंटे रोड शेडिंग कर दो, सवा नेज़े पे अगर ये आ चुका है कोई बात नहीं, ये अभी जब भी पैसे देंगे, जब ये अपने घर की बर्तन तक बेच देंगे तब जाके इनको ये सोच है। इसके पीछे कौन सी सोच के ये लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, एक हफ्ता तो इंतजार कर सकते हो यार, सारे टाइम गुजर गया ना। आप कहते हो इस इलाके की के इलेक्ट्रिक की कोई जो आपकी इलाके की जो आप कहते हो रिकवरी नहीं है, वो एक दिन की तो नहीं है ना, महीनों और सालों की है। 10 दिन और इंतजार कर लो यार। कोई आप नुकसान उठा रहे हो, क्या कर रहे हो? हमारे मुल्क का इदारा, हमारी बिजली, हमारे पूरे इदारे हमारे हैं, सब चीजें हमारे दम से है ना। हम ही नहीं होंगे तो ये किसके लिए बिजली बनाएंगे? ये नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं सोचते ये उससे लोग। फर्क किसको पड़ा है? इतने साल से सब कुछ हो रहा है, कहाँ है अवाम? कुछ भी नहीं है, अवाम को पूछता कौन है? इस इस्लाही कोई और स्टोरी है आपके पास? यही ढूंढ रही हूँ मैं, ढूंढे। बस छोड़ दो उसको। क्या है ताजिर? अभी ताजिर भी नहीं मान रहे, ब्रेक ले लेती हूँ, स्टोरी को ढूंढ के लाती हूँ। बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात करेंगे ये क्या है। हुकूमत ने ताजिर दोस्त स्कीम निकाली और टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कहा गया कि ये स्कीम बहुत अच्छी साबित होगी, और जो ताजिर हैं उनकी तरफ से खासा रिएक्शन आया कि बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से कुछ परसेंटेज ही जो है ना वो 25,000 के करीब अयाज फिगर्स है ना, लाखों के करीब ताजिर मौजूद होंगे इस मुल्क में, और शहर की अगर बात कर लूँ तो इतने ही होंगे। तो सिर्फ उसमें सिर्फ 25,000 के करीब जो ताजिर हैं वो रजिस्टर हुए। तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें ताजिर दोस्त स्कीम से रिलेटेड ताजिरों के, और क्यों जो है वो इस स्कीम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, और किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा कर रहे हैं ताजिर? देखें, इस पे जो FBR है उसका अपना किरदार, खुद वो अपना दुश्मन खुद है। जैसे हम कहते हैं ना कि लोग अपने दुश्मन खुद होते हैं, दुश्मन की ज़रूरत नहीं, तो FBR अपना दुश्मन खुद है। अच्छा। क्योंकि उनका अमल ऐसा है कि लोग उनके डसे हुए इतने हैं, और इतना लोगों के सामने जो उनके किरदार है या उनका जो काम करने का तरीक़ाकार है उनको समझ नहीं आता। आज आप टैक्स देते हैं, अगले पिछले साल का वो आपके सामने खुद ब खुद आपका जो है वो ऑडिट निकाल के जो है वो सामने रख देते हैं और बोलते हैं आपने इस साल का तो दे दिया, आज से 4 साल पहले जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड था, हमारा कुछ नहीं है, कंप्यूटर ने उठाया, आपने आपका ऑडिट आ गया, ज़रा इसके ऊपर अपने खाते खुलवा दें, चेक करवा दें हमारे पास आके कि इतना टैक्स बनता था वो आपने दिया नहीं। तो ये जो एक खौफ है ना वो ताजिरों में मौजूद है, जो हम जाके जब उनसे बात करते हैं ऑफ कैमरा वो कहते हैं कि आज हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, कोई हमें ये गारंटी दे दे कि आज रजिस्टर होने के बाद अगले 6 माह बाद हमसे ये ना पूछा जाए कि पिछले 5 साल के खाते आके ज़रा क्लियर करा दें, जो आप हमारे पास जो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जो आप टैक्स पेयर नहीं थे, तो पिछले 5 साल का आके ज़रा हमारे साथ ज़रा ऑडिट करवा दें। तो कह रहा है ये चीज़ जो खौफ है इस वक्त मौजूद वो लोगों के अंदर अभी तक मौजूद है, जो इसका इबाम अब तक क्लियर नहीं हुआ, जिसके लिए मखसूस ख़ास एक गारंटी चाहती है ताजिर बरादरी ख़ास कर। तो उसमें देने में क्या कबाहत है? हमने देखा कि यहाँ तो NRO देना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। बोल तो देते हैं, लेकिन बात वही है कि FBR का जो किरदार है, जो उसमें ह्यूमन जो आपका इंटरेक्शन है, जब तक वो कायम रहेगा, जब तक ये चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर एतमाद बहाल नहीं होगा। इसको आप कंप्यूटराइज जनरेटेड कर दें, अगर ये चीज़ हो जाती है, बीच में जहाँ इंसानी मुदाखलत आएगी वहाँ वो इबाम मौजूद रहेगा, क्योंकि वो आते हैं, वो आपको हैरास करते हैं, वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, लोग डर जाते हैं, वो इतने ज़्यादा, वो आपको बेसिकली ताजिर बोलेगा, वो मुझे सीधा सीधा ताजिर से उठा के चोर बना देगा कि मैं चोर हूँ, हालांकि वो
कहते हैं कि हम टैक्स तो सब देते हैं, सब एक ही बात पे आ जाते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हम सब दे रहे हैं। वो बात फिर वो आ जाती है कि घूम फिर के लोग बोलते हैं कि बड़े ताजरों में तो खाली इनडायरेक्ट से काम नहीं चलेगा, लेकिन बड़े ताजिर दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर देखें ताजिर तो स्कीम के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बड़े ताजिरों का, जिनका बड़े ब्रांड्स हैं या जो बड़े काम करने वाले हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जिसकी ब्रांचेस मौजूद हैं, वो ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। उनके लिए उससे छूट है क्योंकि वो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर क्लियर की हैं जो पहले इबाम मौजूद थे ताजिर दोस्त स्कीम को लेके, वो क्लियर किए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो FBR खुद है, FBR का अमला है जो कि लोगों को डराता है, धमकाता है, और वो उस चीज़ से डर रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर आज हम रजिस्टर हो जाएं तो अगले 5 साल का या अगले 10 साल का अगर हमसे रिकॉर्ड मांग लिया, हमसे हमारी जो है रेवेन्यू पूछ लिया या हमसे वो पूछ लिया गया कि आपने कहाँ से कमाया, खाते पूछ लिए गए, तो वो पेश नहीं किए जा सकते, वो बताए नहीं जा सकते, किसी के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये एक सबसे बड़ा खौफ मौजूद है इस वक्त ताजरों के। ठीक है, बजट आने के बाद भी बहुत ज़्यादा इस पर बहस हुई थी फ़हीम भाई, और सबसे ज़्यादा इस वक्त हदफ भी यही सेट किया गया था कि इस दफ़ा जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है, और उसके लिए हमने देखा कि बजट में इक़दाम भी नज़र आए। तो आपकी नज़र में आपकी क्या राय है इस पर? अब देखें, टैक्स के ऊपर ही गवर्नमेंट ये समझती है कि अब चला जा सकता है, और जब तक टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ेगी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में आप हम सब दे रहे होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स को टैक्स नहीं मानते। मेरा तो ये ख्याल है, अगर आप मान रहे होते तो आप कहीं ना कहीं जो है उसका जिक्र करके जो है वो आवाम को फैसिलिटेट भी कर रहे होते उसके जवाब में। अब आप जो हैं वो जो टैक्सेस लगाने की इस वक्त सारी बात है, उस टैक्सेस में जैसे इस वक्त एक इशू बना हुआ है पूरे मुल्क में कि आपने तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। अब उस टैक्स के नतीजे में जो उसकी तनख्वाह में जो मजमूई कमी हो गई है मज़ीद उस मज़ीद को वो कहाँ से पूरा करेगा? इनडायरेक्ट टैक्सेस और आपने बढ़ा दिए हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बनती नज़र आ रही है ना, वो ये है कि आप आम आदमी को निचोड़ रहे हैं, मज़ीद निचोड़ रहे हैं। अब ये गन्ने की मशीन में आपने उसे डाला हुआ है, आप उसको निचोड़े चले जा रहे हैं, ऐसे नहीं चलता। आपको कहीं ना कहीं जवाब में रिलीफ देना पड़ता है। आप इस वक्त वो रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं, और अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो बहुत क्लियरली मैं कह रहा हूँ कि आप टैक्स कलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, आप अपनी टैक्स रिकवरी नहीं बढ़ा सकते। उसी सूरत में मुमकिन है कि आदमी दिल से टैक्स दे और ये सोच कर दे कि ये टैक्स जो मैं दे रहा हूँ इसके बदले में मुझे अच्छी सड़क मिलेगी, इसके बदले में मुझे यूटिलिटीज़ की सारी सहूलतें मिलेंगी, इसके बदले में मुझे हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उस वक्त जाके आम आदमी जो है वो आपके टैक्स के निज़ाम में दाखिल शामिल होना जो है उसे कबूल करेगा। अभी तो कराची की वो ढंग की सड़कों और सिक्योरिटी को ही रो रहे हैं, आप तो फिर और आगे की तालीम शहद की और बाकी बुनियादी चीज़ों की बात करें फ़हीम भाई। लेकिन हमारे यहाँ तो कल भी एक खबर आ रही थी जिस पर ताजिरों ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि यूनिट्स का सिस्टम और कुछ जो है वो बिजली के हवाले से उनके ऊपर जो है ना मज़ीद वो फिक्स टैक्स लगाया गया, तो वो कहाँ पर उनको तो किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडस्ट्री के ऊपर फिक्स टैक्स के ऊपर लेके जा रहे हैं 1 किलोवाट पे 1000 रुपये, तो तकरीबन ये टैक्स अगर कुछ वो इस्तेमाल ना भी करते तो 1.5 से 2 लाख रुपए उन पर टैक्स का निफास हो सकता है। तो ये इस तरह के इकदाम कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत चाह क्या रही है। मुझे नहीं लगता कि अभी कहना नहीं चाहिए। थोड़े से टैक्सेस के ऊपर हमने देखा कि कीनिया के अंदर जो है लोग बाहर आ गए, वो क्या हमें जानबूझ के इसके प्रोवोक किया जा रहा है? हुकूमत क्यों अकल के नाखून क्यों नहीं ले रही? वो हालात को क्यों नहीं जज कर रहे? सियासतदान हैं, कोई ऐसे लोग नहीं है कि उठ के यहाँ पे आके बैठ गए हों। ज़रा माहौल को समझें, वो नहीं समझ रहे, ये बात समझ और सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि एक तो देखें ना कि गरीब आवाम सड़कों पर निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, रोना गाना कर रहे हैं, फिर चले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अदर इम्पैक्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। कल भी मैंने खबर देखी और उसमें हमने ये देखा कि 45% जो है ना इस वक्त पिछले साल देखा गया कि ब्रेन ड्रेन हुआ, यानी जो आपका स्किल तबका है जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है, जमा पूंजी इकट्ठा करके वो सब बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है, एक तो यूथ बाहर निकल रही है जो कि टैलेंटेड और स्किल्ड यूथ है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जब आप बिजनेस कम्युनिटी के साथ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और उनको भी किसी तरह का कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, तो वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लेकर जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, दीगर ममालिक में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जो है ना बेहतर तरीके से अपनी इंडस्ट्री लगाकर काम कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह से रहा तो मुल्क की मईशत के लिए आगे जाके और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल खड़ी हो सकती है। बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, इसको सीरियस लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अयाज राना, आपने वक्त दिया। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपके वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर वक्फे की तरफ बढ़ूंगी, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में।
वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हमने सुबह भी ये खबर मैंने आपको दी थी और ख़बर ये थी कि इस वक्त एक रिपोर्ट आई है कि HIV जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ख़ास तौर पर अगर आप बात करें कराची के भी फिगर्स में आपके सामने रखूँगी। सिंध की अगर हम सूरत हाल की बात करें, मिरपुखास की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो वहाँ पर बच्चे जो हैं वो एड्स का और HIV एड्स का शिकार हो रहे हैं। ये ख़त जैसे मैंने अभी आपको सुबह भी बताया था कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है उन्होंने ख़त लिखा और उसमें बताया गया है कि जो लेबॉर्ट्री में टेस्ट किए गए उसमें 289 सैंपल्स को जो है ना वो टेस्ट किया गया था, जिसमें 29 जो बच्चे हैं उनमें HIV एड्स की तस्दीक हुई है। और ये जो शरह है वो तकरीबन 10% है। ये तो इन सैंपल्स को टेस्ट किया गया है। अनरिपोर्टेड केसेस या जो अभी तक अनडायग्नोज केसेस हैं यकीनन वो भी अभी सामने नहीं आए हैं, वो और ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा और पीछे चले जाएँ और डाटा उठाकर देखें तो जनवरी से लेकर मई तक अब तक जो पूरा सूबा है सिंध की अगर हम बात करें तो उसमें HIV के 1300 से ज़ायद जो है वो केसेस सामने आ चुके हैं। और तकरीबन हर महीने 260 के करीब जो नए केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और जो क्रिटिकल सिचुएशन, जो पेनफुल सिचुएशन है वो ये है कि इसमें जो ओवरऑल परसेंटेज निकाली गई है तो उसमें 10 से 15% बच्चे जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं HIV एड्स का। तो इस वक्त ये क्या वजह है, क्यों बढ़ता जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए क्या हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अवेयरनेस की कमी है या एहतियात की कमी है, किन तरह की चीज़ों पर काबू पाना है। और अगर आपके भी कोई सवाल हों, आप भी कुछ जानना चाहते हों तो यहाँ पर नंबर स्क्रीन पर आ रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ पर शामिल गुफ्तगू होंगे, आप भी पूछ सकेंगे। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अवैस खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप FCPS हैं, इंटरनल मेडिसिन में कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ भी हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर तारिक नदीम साहब भी मौजूद हैं। आप जनरल फिजिशियन हैं, पर्सनल क्लिनिक करते हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो डॉक्टर तारिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। तो सबसे पहले जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अवैस से भी खबर आई तो ये इसलिए अलार्मिंग थी कि एक तो 1300 का फिगर सामने आना, क्योंकि हम ये गुज़िश्ता अरसे से कुछ हम ये परसेप्शन था दिमाग में कि शायद अब हमने हेपेटाइटिस और HIV एड्स पर काबू पा लिया है किसी हद तक। TB भी जैसे भी मैं आपसे बात करती मुझे ऐसा लगता था कि हम शायद बेहतर हो गई है सूरत हाल। तो इस वक्त करंट सिचुएशन, करंट डाटा तो कुछ और ही कह रहा है। क्या वजूहत हैं और आप किस तरह की चीज़ें इस वक्त देख रहे हैं? देखें, दो एस्पेक्ट्स हैं इस चीज़ को लेके। एक तो ये है कि अवेयरनेस बढ़ी है, अवेयरनेस पे काम हो रहा है तो उसकी वजह से स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है। नंबर 1 एस्पेक्ट है, अगर हम पॉजिटिवली इसको लें। दूसरा एस्पेक्ट जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि शायद हमने माजी में अपनी गलतियों से नहीं सीखा। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें पता है कि HIV कैसे फैलता है, माजी में इस पर बहुत काम हुआ है। स्टिल ऑडियंस के लिए मैं एक चीज़ ये बता दूं कि जैसे HIV हमारे पास ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट के साथ, इसके अलावा मुतासरा फ़र्द से जिनसी ताल्लुकात कायम करने से, उनके ऊपर इस्तेमाल शुदा आला के ज़रिए, जैसे फॉर एग्जांपल उन पर कोई ब्लेड इस्तेमाल हुआ हो, कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हुआ हो, उनके कोई डेंटल प्रोसीजर्स इस्तेमाल हुए हों या नीडल्स के इस्तेमाल से फैल सकता है। अब हमारे पास ये होता है कि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट जब उन पर यूज़ होते हैं उसके बाद इसको स्पेशली सिरिंजेस के केसेस में होता है कि उसको डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली नहीं किया जाता है। इसका एक प्रॉपर इंसिनरेटर मैकेनिज़्म होता है। उसके लिए आपके हॉस्पिटल को बहुत स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल होना चाहिए वहाँ पर, जो ये सारे मेजर्स लिए उस जो वेस्ट है उसको प्रॉपर एक जगह पे सेग्रीगेट करे, उसको प्रॉपर इंसिनरेटर की तरफ भेजे, उसकी प्रिक के लेवल को कम करे। एंड आई थिंक कि हमारे पास सिंध में इंटीरियर में ये सारी सहूलियात मौजूद नहीं है अकॉर्डिंगली, तो उसकी वजह से प्रिकिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नीडल्स को एक ही सिरिंज को बार बार यूज़ किया जाता है, बच्चों पे शायद इस्तेमाल किया जा रहा हो, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये देखा कि इस हवाले से तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई कि एक सिरिंज को दूसरे, अब लोग भी जो है ना इस चीज़ को देख रहे होते हैं और उमूमन अब तो हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस भी ये हो गई है। यहाँ कराची की मैं बात कर रही हूँ, बहुत अरसे से अंदरून सिंध या अस्पतालों में तो जाके नहीं देखा, लेकिन उमूमन ये प्रैक्टिस है कि अब वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आप अपनी जो सिरिंज है या जो भी आपको इंजेक्शन दिया गया है वो आप खुद लेकर आएँ और लगवाएँ, तो उससे भी खासी जो है ना सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। लेकिन डॉक्टर तारिक साहब, क्या आपको वजूहात नज़र आ रही हैं और जो सिम्टम्स बताएं, जो चीज़ें बताई हैं, वो अगर हमारी सोसाइटी में अभी तक कंट्रोल नहीं हुई हैं, कंटेजियस एक से दूसरे को भी हो सकता है? नहीं, देखें जी, आपने बात बड़ी अच्छी, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो अब अवेयरनेस थोड़ी बहुत लोगों में आ गई है, बट ये जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें इस्तेमाल होती हैं ये आपको नहीं पता कि रीपैक होती हैं हमारे यहाँ। सबसे बड़ा डेंजर है कि आप इसको स्टरलाइज सिरिंज दे रहे हैं, बट दैट वाज नॉट स्टरलाइज्ड, वो स्टरलाइज नहीं है। हमारे यहाँ रिसाइकलिंग रीपैकिंग दोबारा होती है, उसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है।
सही बात है। एक चीज़ तो ये कि हमें इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत क्रिमिनल हो रहा है। तीसरी चीज़ ये कि देखें और ये यकीनन छोटे और अंदरून के इलाकों में ज़्यादा हो रहा होगा जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस है कराची नहीं। जैसे इस पर आप मजीद भी गुफ्तगू करिएगा, मुझे कोई ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेकर आती हूँ, उसके बाद इस पर मजीद भी बात होगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है HIV के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और यकीनन इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। हमने एक अस्पताल में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसकी भी बात की डॉक्टर तारिक साहब, लेकिन क्या जो है और किन किन चीज़ों का कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है जिनकी तरफ हमारी तवज्जो ना हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है स्क्रीनिंग। हमें इसमें पेशेंट की HIV स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक स्क्रीनिंग नहीं होगी तो फिर अल्टीमेटली दैट पेशेंट विल लीड्स टू एड्स। तो हम कोशिश करें कि हम कुछ इसकी, अगर अल्बर्ट डॉक्टर साहब बेहतर गाइड करेंगे, इसको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह आ चुकी है, एंटीवायरल लें। अगर HIV इन्फेक्शन उसको लिमिट कर दिया जाए, ये पहली कोशिश होनी चाहिए कि पहले स्क्रीनिंग हो। अगर वास्ट स्क्रीनिंग नहीं होती तो हम स्टिल ऑन डेंजर। अच्छा, सबसे जो बेसिक चीज़ है एक तो ये ना कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि कब किस वक्त क्या बीमारी हो रही है, क्योंकि बेसिक सिम्टम्स आपके जब वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और फिर ये बीमारियाँ जिस तरफ लीड कर रही होती हैं तो सिम्टम्स बहुत सिमिलर लग रहे होते हैं। तो HIV एड्स के जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर ये शख्स को मुस्तकिल प्रॉब्लम है तो उसको फौरी तौर पर स्क्रीनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए? अच्छा, देखें, इसके अंदर जो HIV बेसिकली 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। जो पहला स्टेज होता है उसके अंदर सिंपल वायरल वाले सिम्टम्स आते हैं, जिसमें बॉडी में दर्द होना, नज़ला, खांसी, साइनसेस बंद होने वाली कैफियत फील होना, उसके अलावा उल्टी मतली सी कैफियत, मगर ये कुछ ही दिन तक है और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो होती है, इसके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं जिसके अंदर रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं, मगर ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होती है। इसके अंदर यानी कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे गुठलियाँ नमूदार होना, बार बार इन्फेक्शन होना सामने आते हैं, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उसके बाद एड्स की स्टेज आ जाती है, जिसके अंदर टोटली इम्यून मैकेनिज्म ख़राब हो चुका होता है और उसके अंदर प्रिडिस्पोजिशन किसी भी वजह से इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तरह तरह के इन्फेक्शन हो रहे होते हैं। हम अपनी ज़बान में कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। TB का चांस बढ़ जाता है और भी कई बीमारियों के इनके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल होते हैं, ये वाले लोग बहुत वीक होते हैं। तो इसका जो इलाज है वो उमूमन ये होता है ना कि जी अब कि कोई एड्स हो गया तो बहुत मुश्किल है कि वो रिकवर हो सके, तो क्या है, टेम्प्रेरी इलाज हो रहा होता है या बस वो लाइफ सेविंग ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या होता है? अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ की निशानदेही करना चाहूँगा कि देखें, एड्स को कभी भी लाइलाज मत समझें। एड्स काबिल इलाज है। हाँ, HIV की जितना जल्दी हम पकड़ेंगे इसको, जितनी जल्दी अर्ली स्टेज पे इसकी शनाख्त होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो उस पर इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी हो जाती है। जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये भी अगर आप ट्रीट ना करें तो इसके आउटकम्स वर्स होते हैं, बहुत ख़राब तरीके से ये चीज़ें सामने आती हैं। तो HIV की बीमारी को भी हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं अगर जो पेशेंट है हमारा वो पाबंदी के साथ मेडिसिन ले तो। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर तारिक साहब, ओवरऑल हमारी जो है अब तो जैसे डॉक्टर वैसे ने कहा कि थोड़ी बहुत अवेयरनेस अब इस हवाले से आ गई है, लोग जो है उस तरह से ट्रीट भी कर। उमूमन क्या होता है कि हमारी जनरल फिजिशियंस की भी प्रैक्टिस उमूमन इस तरह की है कि गए जी और वो दर्द की गोलियां दे दी, वो दे दिया, तो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते या रेफ़र नहीं कर पा रहे होते। जैसे भी मैं ब्रेक में भी पूछ रही थी डॉक्टर वैस से कि आपके पास डायरेक्ट वो लोग आते हैं या आपको रेफर्ड लोग जो है वो दिखा रहे होते हैं। तो जो जनरल फिजिशियंस हैं, आप समझते हैं कि हम अवेयरनेस की बात यहाँ कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स की बात आवाम के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ज़रूरत है ताकि वो लोग फौरी तौर पर अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज करें और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ, स्पेशलिस्ट की तरफ भेजें? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो टूल इसके लिए वो डायग्नोस्टिक सिर्फ टेस्ट है। जैसे डॉक्टर साहब ने सिम्टम्स वगैरह बताएं, दीज आर वेरी आपस में मिले जुले सिम्टम्स होते हैं। दूसरी बीमारी नज़ला, जुकाम, खांसी, इस तरह के सिम्टम में HIV आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इवन डॉक्टर भी नहीं कर सकता, प्रोफेशनल होते हैं वो भी नहीं कर सकते। सबसे पहला सजेशन है कि स्क्रीनिंग, आप इसका टेस्ट करवाइए। अगर उसमें आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है, कोशिश ये की जाए कि फिर देन गो टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। पहले तो आप पेशेंट को अगर टेस्ट लिख के दे तो नेक्स्ट डे पेशेंट आता ही नहीं है। हाँ, मैं यही कह रही थी कि एक तो जनरल फिजिशियन को टेस्ट लिख के दे दें तो गायब हो जाते हैं, वो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है, यार ये तो टेस्ट करवा रहे हैं बिला वजह। अब ये चीज़ सबसे बड़ी मजबूरी है कि पेशेंट इज़ नॉट अवेयर अबाउट, अपनी तरफ वो उतनी तवज्जो नहीं देते। अगर वो टेस्ट करवा लेंगे उनका अपना फ़ायदा है। देखिए, एक्सीडेंटली निकल आते हैं, बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाते तो पता लगा उसके गुर्दे में दर्द हो रहा है, उसके आपके पित्ते में पथरी निकल आती या फिर एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स में आ जाती चीज़ें। तो ऐसे अगर टेस्ट करवा लिए जाएँ तो सबसे बेस्ट होता है, पर हमारे यहाँ लोग नहीं मानते। ये जेनेटिक भी हो सकता है? मदर से ट्रांसफ़र हो सकता है, फादर से ट्रांसफ़र हो सकता है। जेनेटिक कहना इसको नामुनासिब होगा, मगर हाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। और डॉक्टर तारिक की बात में मैं इसमें ऐड करूँगा कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे अपने सेंटर के अंदर लियाकत नेशनल के अंदर भी और इसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो है वो फ्री टेस्टिंग अवेलेबल है इसके लिए। अच्छा। तो इसमें कॉस्ट का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी डॉक्टर को लगे आई थिंक उनका लो थ्रेशोल्ड होना चाहिए और वो एडवाइस कर सकते हैं इन सेंटर्स की तरफ हमारे पास आ सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन होती है। कहाँ है ये सेंटर्स और किस जैसे नाम से मौजूद है? HIV के डिजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं CDC के, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में है, लियाकत नेशनल में है, हमारे पास है। फ्री कंसल्टेशन देते हैं हम पेशेंट को, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, फ्री इन्वेस्टिगेशन होती हैं इनकी। अच्छा जी बिल्कुल। तो हम इसके अंदर कोई चार्ज नहीं करते क्योंकि हमें पता होता है अक्सर जो पॉपुलेशन जिनके अंदर HIV रिपोर्ट होता है वो बहुत वेल टू डू नहीं होती है, उनके पास बेसिक्स की नीड के लिए चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो कहाँ से, जैसे सर ने भी कहा कि टेस्टों के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो हम फ्री स्क्रीनिंग कर रहे नहीं, हैं। मसला ये ना कि अब ये तो मुझे नहीं पता। देखें मैं कराची जैसे शहर में रहती हूँ, इतने मुख्तलिफ, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो ये फ्री स्क्रीनिंग हो रही है और फ्री जो है वहाँ पर आपको, क्योंकि जब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नाम सुनते हो तो सबसे ज़्यादा आपको पहली फुर्सत में तो कंसल्टेशन फी मार देती है। तो आप जाते हुए भी फिर टेस्ट, अगर आप जैसे अभी जनरल फिजिशियन के पास भी जाएंगे तो वो टेस्ट कराना पसंद नहीं करते। तो ओवरऑल अभी इकोनॉमिक सिचुएशन, लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब है कि लोग उसकी तरफ बढ़ते भी नहीं हैं। अच्छा, ये जो बच्चों की तरफ इस वक्त जो है वो टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो बच्चों में इलाज भी सेम ही होता है या किस तरह से जो है क्या इसमें डिफरेंस नज़र आता है, और वो कंट्रोलेबल है, अर्ली स्टेज का होता है, किस तरह की जो है इसमें वेरिएशन है? देखें बच्चों के अंदर जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर माँ बाप के अंदर हिस्ट्री है तो हम पहले से इसको स्क्रीन कर रहे होते हैं। ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से उसके ऊपर नज़र रखे होते हैं, और हम ऐसी मेडिसिन देते हैं, ऐसे टाइम पे इंस्टीट्यूट करते हैं मेडिसिन को कि माँ का वायरल लोड फॉलो कर रहे होते हैं, और उसके अंदर बच्चे के अंदर भी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अर्ली पार्ट के अंदर मेडिसिन, जिसकी वजह से उसके अंदर ये बीमारी होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, और मोस्टली ऑफ द केसेस के अंदर वो फिर इंशाल्लाह रिपोर्ट नहीं होता है। मगर उसकी प्रोलॉन्ग फॉलोअप रखना ज़रूरी होता है। इन केस अगर जैसे बच्चे के अंदर आ जाता है तो क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस हो गई है, फिर अगर आप मेडिसिन दिलवाएंगे तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी हो जाती है, और वो बच्चा बिल्कुल एक आम फर्द की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। उमूमन ये डर खौफ भी होता है ना कि क्या इन चीज़ों को डॉक्टर तारिक जब हम बात करते हैं कि रोका भी जा सकता है, जैसे अभी बच्चों की अगर हमने बात की, या कौन से ऐसे मेजर्स ले लिए जाएँ कि जिनसे जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके? देखिए सबसे पहले हाइजीन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है अवेयरनेस। दो चीज़ों पर अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा, और आप लोग मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल इसके अंदर। जैसे अब आपने बहुत अच्छा किया कि इस मौजू पर प्रोग्राम किया। अब लोग इस मौजू को भूल के आजकल डेंगू, मलेरिया और आपको पता चिकनगुनिया आजकल इसकी अवेयरनेस ले रहे हैं, इस वक्त उसमें सफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होती हम इससे नहीं बचा सकते। अब बच्चों में होने का डॉक्टर साहब आप भी बेहतर तौर पे रोशनी डाल सकते हैं कि बच्चों में होने की क्या वजह बनती है। आपको पता है इसमें सबसे रिलेटेड चीज़ एक सेक्स होती है, तो बच्चों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती, वो बिला वजह इस चीज़ में फंस जाते हैं। HIV की जो आपको पता है कि बच्चों में इतना ज़्यादा रेशो नहीं होता, लेकिन जब हमारे यहाँ ये चीज़ें बढ़ रही हैं, मीडिया, सोशल मीडिया और फिर बाद नेट का इस्तेमाल बढ़ गया, तो उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। अब उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है कि लोगों को किस तरह गाइड किया जाए कि ये सही नहीं है, ये सही है, और बच्चों को बताने वाला। तो आपको पता आजकल क्या माहौल चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बेसिक एजुकेशन जो है ना, हमें बहुत बुरा तो लग रहा होता है कि वेस्ट पढ़ा रहा है, आप जो है वो सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं और इस हवाले से ना वो उसका पार्ट ऑफ द करिकुलम है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। पहले ये रोल जो है हम देख रहे थे, पेरेंट्स का भी पहले ये रोल था, अब तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आ रही है, लेकिन स्टिल जितना माशरा जो है ना वो एक्सपोज हो रहा है, उतनी ही तालीम और तरबियत की भी ज़रूरत है, जो हमें हम देखते हैं कि जिसकी कमी है स्टिल, और हमें उसको एड्रेस करना है स्कूल लेवल पर भी, बच्चों को खास तौर पर या टीनेजर्स को ग्रूम करने के लिए भी। अच्छा डॉक्टर अवैस, एक तो दो चीज़ें हैं, अभी आपने कहा कि ना ट्रांसफरेबल है, तो ये ट्रांसफरेबल मोड भी बताइएगा, और दूसरी बात है कि ये जो HIV पेशेंट्स हैं उनको पुलवा का नाम दिया गया, क्या वजह है इसकी, क्यों डेजिग्नेट करने के लिए या कोई स्पेशल टर्म? अच्छा देखें, ट्रांसफरेबल जैसे हमने बात की, तो माँ के पेट से हमारे इसके अंदर चांसेस को डिक्रीज़ करते जाते हैं। इसके अंदर सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है, जिसके अंदर चांसेस कम हो जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इसके अंदर प्रेफरेबल मोड नहीं है। नंबर 2, इसके अंदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड किया जाता है इन केस अगर माँ के वायरल लोड डिटेक्टेबल हैं। इसके अंदर जो पुलवा की टर्म है, ये थोड़ी सी मेरे लिए शायद डॉक्टर तारिक इस पर ज़्यादा अच्छी तरीके से रोशनी डाल सकेंगे इसके हवाले से, मगर आई थिंक कि जो डिलीवरी के हवाले से इसके ऊपर होगा कि ये माँ से बच्चे के अंदर आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अभी हम ये देख रहे हैं कि बात बहुत ज़्यादा होती है कि जी HIV पे काबू पाना है और हमें जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पर आप क्या समझते हैं कि देखें प्राइवेट सेक्टर में भी काम हो रहा है और जो है चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जैसे मीरपुर खास में नज़र आया, तो वहाँ पर जब ये हेपेटाइटिस की वबा फूटी थी तब भी मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा, बहुत सालों पहले की मैं बात कर रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ये केसेस रिपोर्ट हुए थे, और अभी भी हम देख रहे हैं कि एड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो
तो कौन से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए हुकूमती सतह पर भी कि हम इन चीज़ों पर और इन बीमारियों पर कंट्रोल कर सकें? स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर तारिक। देखिए, सबसे पहले मेजर तो ये है कि हम स्क्रीनिंग की तरफ जाएं। ठीक है, अगर स्क्रीनिंग में ये चीज़ें आती तो ट्रीटमेंट आपको पता है, फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्री अवेलेबल है, तो पेशेंट शुड गाइडेड टुवर्ड्स दैम। अब बाकी सारी बात जहाँ तक आ जाती है कि अवेयरनेस, तो ये ऐसा एक सोशल स्टिग्मा कह लें, कुछ भी कह लें, इस मौजूद पे बात नहीं होती, बट ये सबसे ज़रूरी है कि इसको मखसूस किस्म के ऐसी प्रोग्राम किए जाएं जिसमें लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। अब हम इस चीज़ को बात करना ही अच्छा नहीं समझते तो फिर पेशेंट को अवेयरनेस कैसे दी जाएगी? एक तो मतलब टैबू बड़ा है ये, एड्स हाँ, का नाम लेने से भी, मुंह पे आने से भी डरते हैं। वो एड्स का नाम मतलब समझते हैं, पता नहीं क्या गाली दे दी किसी ने, क्या है क्या नहीं, लेकिन एड्स इट्स वेरी सही कह रहे हैं। डेंजरस। आप खुद बताइए, और फिर वो स्प्रेड कर रहा होता है बॉडी से इंजेक्शन के जरिए, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें। इसके अंदर मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखें हमारे बहुत सारे पास लोग तो ये चाहते भी नहीं है कि ये चीज़ सामने आए, या जो है ना किसी फैमिली मेम्बर को, और या लोगों हमें को पता लगे, उनकी जो विल है उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए, और हम देते भी हैं। हम उनकी बात को, हम जब स्पेशली जब पेशेंट्स ऐसे देखते हैं HIV एड्स के, तो हम दीगर पेशेंट्स को आउट कर देते हैं। हमारी क्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ वो पेशेंट होता है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, और इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये एक सोशल स्टिग्मा है स्टिल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज ओवर हियर इज़ कि देखें, जैसे सर ने कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास अनस्क्रीन ब्लड, कितने छोटे छोटे ब्लड बैंक खुल गए हैं, वहाँ स्क्रीनिंग नहीं होती लोगों की, लोगों को नहीं पता होता। फिर जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, अक्सर लोग तो इसलिए कट डाउन हो जाते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत महंगी है, फिर वो डरते हैं कि यार ये अगर चीज़ पकड़ में आ गई तो मैं इसका इलाज कहाँ से कराऊंगा, एक नई मुसीबत मेरे सर पर आ जाएगी। तो उनको इस बात के बारे में बताने की ज़रूरत है कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन भी फ्री है, इसका इलाज भी फ्री है, और ये इस तरीके से फैल सकता है ताकि वो उस चीज़ की पहले तो एहतियात करें, एंड इन केस अगर वो आ गई है तो फिर आप उसे प्रॉपर्ली ट्रीट कर लें। ये जो भी आपने बात की कि फ्री टेस्ट हो रहे हैं, कैंप्स लग रहे हैं, ये प्राइवेटली लगाए गए हैं, इसमें हुकूमत की मुआवनत नहीं, इसमें हुकूमत की मुआवनत शामिल है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। एंड द गुड थिंग इज़, बट वंस मोर मैं ये कहूँगा कि हमेशा इलाज से बेहतर चीज़ होती है कि आप प्रिवेंशन करें। देखें, इलाज एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है, लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, मगर प्रिवेंशन अगर हम करेंगे, सभी एग्री करेंगे, तो उसमें हमारे पेशेंट्स ही रिपोर्ट नहीं होंगे, हम वहीं पर काम करना शुरू कर दें। देखिए जी डॉक्टर साहब, आपकी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं कि बच्चों के हवाले से बात ज़्यादा हो रही है। तो बच्चों को एक थोड़े दिन पहले एक चीज़ चल रही थी, मीडिया पे भी चल रही थी कि बैड टच गुड टच, बच्चों को इसकी एजुकेशन, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग एक चीज़ बड़ी यूज़ हुई है। ये दोनों चीज़ें बच्चों के लिए और यंग एडल्ट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको बताया जाए। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारी चीज़ों का हमने, एक तो एज बहुत मतलब सख्त बात है और बहुत ही बोल्ड बात है, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगी कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को ना एज़ फैशन ले लिया है इस वक्त, चाहे वो हमारा सेक्स हो, फिज़िकल रिलेशनशिप्स हों, ख़ास तौर पे टीनेजर्स के साथ हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। ये जो कॉमन सेक्स जो है ना इश्यूज़ हैं वो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, और ये जो फिज़िकल रिलेशनशिप्स हैं ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बात की, स्क्रीनिंग की तरफ बात की, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करी, लेकिन बहुत अहम फैक्टर है जिस पर वालिदैन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप नज़र रखें कि मेरा बच्चा कब कहाँ जाता है, किन लोगों में उठता बैठता है, उसकी किन लोगों से बातचीत है, उसकी किन लोगों से दोस्तियां हैं, ये रात के अगर किसी पहर गायब होता है तो ये किस एक्टिविटीज़ में होता है। तो ये जब आप इस तरह की चीज़ें थोड़ा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपने थोड़े बच्चों को रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आज़ादी देने का मतलब ये है कि आप खुला छोड़ दें, क्योंकि ना सिर्फ ये यहाँ पर उनके लिए जो है उनके वैसे नुकसानदेह है, लेकिन उनकी सेहत के लिए भी बहुत सारी चीज़ें नुकसानदेह साबित हो रही हैं, जो कि हमारे मुआशरे में मैंने आपके सामने फिगर्स रखे हैं, नज़र आ रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अवैस साहब ने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद होगा अगला सेगमेंट। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज हम बात करेंगे कि हम अभी देख रहे हैं कि छुट्टियां चल रही हैं और मुख्तलिफ छुट्टियों के दिनों में हमने कहा है कि जो अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं उनको आपको दिखाएं, ताकि जो लोग आगे सीखना चाहते हैं, जो लड़कियां हैं ख़ास तौर पे, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो इंस्पिरेशन ले सकें कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो मुझे भी होता है यार अच्छा ये भी हो रहा है, वेरी नाइस। तो आज कोई ऐसी ही चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो कि हम देख रहे हैं कि क्रोशिया जो है ना बहुत अरसे, बहुत
क़दीम जो है ना वो एक आर्ट है जिसमें हम देख रहे होते थे कि नानियाँ, दादियाँ या हमारे जो बड़ी ख़वातीन होती थी, बुज़ुर्ग ख़वातीन, वो घरों में टोपियाँ बना रही होती थी, या घर में कोई न्यू बॉर्न आने वाला हो तो उसका जो है ना वो हर चीज़ ये नानी दादियों की जिम्मेदारी होती थी कि वो कैप भी बनेगा, उसके ग्लव्स भी बनेंगे, उसके बिस्तर भी बनेंगे। तो वो क्रोशिया से जो है ना वो उसको बुना करती थी, स्वेटर्स ख़ास तौर पे, बच्चों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे जूते, बच्चियों की चीज़ें। तो ये तो हम सब कुछ देखते आ रहे हैं, लेकिन इस कदीम जो है ना फ़न को इस वक्त बड़ा मुझे उसमें जिद्दत नज़र आई है और उसको रिवाइव कर दिया गया है। और यकीनन ये खाली ज़ैनब ने नहीं किया होगा, और भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे होंगे, लेकिन आज हमारे साथ इस फ़न को लेकर ज़ैनब यहाँ पर मौजूद है। वेलकम टू द शो ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। तो ज़ैनब क्या करती हैं, आइए आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये गजरा पहन लिया विच इज़ वेरी क्यूट, दिखाएँ ये, और मेरे ड्रेस के साथ कंट्रास्ट में इतना प्यारा लग रहा है ये कि ये आपको ये क्रोशिया से बना हुआ है, तो और इतनी खूबसूरत इसकी लुक है, इतनी खूबसूरत। अच्छा, मुझे गजरा पहनना अच्छा तो बहुत लगता है, खुशबू आती है, लेकिन 2 मिनट बाद जब वो बच्चे गोद में होते हैं और झड़ जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि ये ख़राब हो गया। तो ये परमानेंट सोल्यूशन अच्छा लग रहा है। वो आर्टिफिशियल कुछ प्लास्टिक के भी आ रहे हैं बट वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे होते। ये बहुत क्यूट लग रहा है देखने में भी, और साथ साथ यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें बैग्स नज़र आ रहे हैं, कुछ फ्लावर बुकेज़ नज़र आ रहे हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल न्यू थिंग है कि अच्छा ये भी हो रहा है, और कुछ जार्स भी हैं, उसके बारे में भी पूछूंगी। बड़ा एक क्यूट सा जो है यहाँ पे ये आप देखें कि ये आपको नज़र आएंगे कुछ गुलाब के फूल बने हुए हैं, ये इस तरह इतने प्यारे लग रहे हैं कलर भी, और आप इसको वो देखें कि कितना खूबसूरत इनकी मेकिंग है। तो मैं पूछूंगी ज़ैनब से कि कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रहे हैं, डेकोरेशंस के लिए इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, और इनके क्या क्या इस्तेमाल हैं। तो वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो ज़ैनब आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब, सबसे पहले तो आप इतनी यंग हैं, और ये तो नानी दादियों के काम हुआ करते थे कि क्रोशिया को बैठ के जाना वो लेजर टाइम में करना। तो ये कहाँ से आया दिमाग में कि ये सब कुछ हो रहा है? इंटरनेट से देखा है, किसी को करते हुए देखा है, या किस तरह से? या कितना माशाल्लाह इसका कितना क्यूट कलर है, देखे ये वाला कलर, ये वाला। मैंने बेसिकली क्रोशे एक एज अ हॉबी स्टार्ट किया था। किसको देखा था ज़ैनब? मैंने बस इंटरनेट पे ही देखा था। अच्छा जी, बस ये यूट्यूब वगैरह पे, इंटरेस्ट पे, इन पे देखा तो मुझे इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर मेरी अम्मी को भी आता था ये, तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा गाइड किया। बनाती होंगी ना बच्चों की चीज़ें छोटी छोटी। जी, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा गाइड किया। तो अच्छा, मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मैंने बेसिकली ये स्वेटर्स वगैरह ही देखे थे, बैग्स हो गए, इस तरह की चीज़। लेकिन फिर मुझे था कि कुछ मैं डिफरेंट करूं, तो मुझे थोड़ा सा पिंटरेस्ट पे से आइडिया मिला, तो मैंने फिर फ्लावर्स के स्टार्ट किया। उस टाइम पे कोई भी पाकिस्तान में इस तरह फ्लावर्स कर नहीं रहा था। मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं हुआ, मैं देख रही हूँ। फिर तो ये बस एक ये गिफ्टिंग आइटम के पर्पज़ से बनाना स्टार्ट किया, लोगों को पसंद आया, ऑर्डर ज़्यादा आने लगे, इसकी डिमांड ज़्यादा आने लगी, तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रो करना स्टार्ट किया। ऑर्डर्स आने का मतलब ये कि आप अब इसको सेल भी कर रही हैं? जी जी, ये सेलिंग पर्पज़ से ही हम कर रहे हैं। हम बेसिकली एक गिफ्टिंग आइटम की रेंज निकाल रहे हैं कि यूनिक गिफ्ट आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल हों लोगों को। ज़बरदस्त। तो ये जो बुकेज़ हमें मुख्तलिफ़ तरह के नज़र आ रहे हैं, तो इसमें किस तरह से आप बनाती हैं, किस तरह के पैकेजेस में आप देती हैं? ये एक बुके अगर हम लेना चाहें तो ये कितने तक का होता है, उसमें किस तरह के वेरिएशंस अवेलेबल हैं, कुछ बताएं गिफ्ट्स के बारे में। तो बेसिकली प्राइस रेंज हमारी फ्लावर के अकॉर्डिंग डिफ़र करती है। हमारे पास रीज़नेबल भी होते हैं और फिर ज़्यादा प्राइस के भी हमारे पास होते हैं, तो वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। अच्छा जी, जैसे अभी मैं ये देख रही हूँ, ये बड़ा इसमें ना, एक तो मुझे ये कलर इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना टेम्पटिंग कलर है ये माशाल्लाह। तो इस जैसे ये है, कितना अच्छा लग रहा है देखें स्क्रीन पे। तो ये अगर हमें बुके लेना है, आपका नाम भी इसमें लिखा है, हुक ऑन लूप, नाइस नेम। तो इसमें जो है वो ये बुके हमें कितने तक का पड़ेगा? देखिए, इसमें फ्लावर्स जो हैं वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं। जी जी, हमारा अगर सिंगल फ्लावर का आप देखें तो वो 1200 से स्टार्ट होते हैं। जितने आप फ्लावर्स उसमें ऐड कराएंगे उतनी प्राइस रेंज बढ़ती रहती है। तो हम कस्टमर जैसी डिमांड होती है, जैसा उनका बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको गाइड करते हैं। अच्छा, ये ऐसे भी रखा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा, इसको वॉश भी कर सकते हैं? जी, ये फ्लावर्स को वॉश भी कर सकते हैं। जी, ये भी आपने बड़ा अच्छा जो है ना पेपर बहुत अच्छा यूज़ किया है। ये हमारा इम्पोर्टेड मटेरियल होता है वो, क्योंकि लोकल पेपर इज समथिंग डिफरेंट, और ये थोड़ा सा नेट वगैरह के साथ, और वो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, और मुझे वो नज़र आ रहा है बड़ा क्यूट सा ना, वो जी, वो क्या है? ये हेयर बो है बेसिकली। उठा सकती हैं आप? जी जी, श्योर। दिखाएं। वेरी नाइस। अच्छा, हेयर एक्सेसरीज में और भी चीज़ें बना रही हैं? नहीं, अभी हमने ये रिसेंटली लॉन्च ही की हैं अपनी बोस। है जी, ये लाइक आप छोटे बच्चों के लगा जा रहे हैं? नहीं, बड़े लोग भी लगा सकते हैं।
इतने माशाल्लाह सुगड़ होती ना मैं बालों के मामले में क्या। लेकिन ये अच्छा है यार, ये मतलब बच्चों के भी लगाएं, बड़े भी लगाएं। जी, तो बिल्कुल। ये अभी आपने न्यू स्टार्ट जी, किया हमारे है, क्या क्या recently बना launch रही हैं अभी किया। इसमें मजीद? अभी हमने रिसेंटली ये टोट बैग्स इंट्रोड्यूस करें। सही। इन पे हम ये क्रोशे की बनी हुई चीज़ें लगा रहे हैं, जैसे ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये हार्ट्स लगे हुए हैं। इस तरह से हमारी बोज भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। हम की चेन्स भी कर रहे हैं जो बैग्स पे लोग लगा सकते हैं। सही सही सही, ज़बरदस्त। बट हमारा मेन फोकस इस वक्त फ्लावर्स ही है। अच्छा, ओवरऑल रिस्पांस कैसा आ रहा है? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि इतना नज़र नहीं आ रहा ना अभी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो या क्या हो, तो लोग क्या पसंद कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, किस तरह की इसकी सिचुएशन? अवेयरनेस असल में अब क्रिएट होनी शुरू हुई है। जब मैंने स्टार्ट लिया था 2 साल पहले, तब इतनी अवेयरनेस थी नहीं इसके बारे में, क्योंकि ये एक नई चीज़ थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ये गिफ्टिंग के लिए बहुत यूनिक और बहुत अच्छी चीज़ लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये जो ये सनफ्लावर पॉट्स हैं, जी, ये एक पॉट कितने दिन में बनता है? क्या इसका टाइम होता है और ये कितने तक के मैं आपको होते हैं? बताऊँ, एक फ्लावर जो हमारा एक आपको सिर्फ सनफ्लावर स्टेम ले लेना, वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा लेता है पूरा रेडी होने में। स्टेम ओनली? जी, तो ये जो पॉट है ये मेरे ख्याल में तकरीबन 3 से 4 घंटे लेता है कि पूरा एक हम इसको जो रेडी करके सेलिंग के लिए दें। तो काफ़ी इसमें मेहनत होती है, क्योंकि ये सब हाथ से बना हुआ होता है, इसके लिए कोई मशीनरी नहीं होती। अच्छा, क्रोशिया का काम ना वो मैंने उन खवातीन को करते हुए देखा है जिनके पास और कोई काम नहीं है, वो बस यही कर रहे हैं ना लेजर टाइम में। तो आप क्या क्या करती हैं और ज़िंदगी में, और उसको किस तरह से मैनेज कर रही होती हैं, मैं या एज़ पर ऑर्डर्स बस बना के दे देती हैं? हाँ, मैं तो असल में मैरिड हूँ, तो मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ हैं। जाहिर है। लेकिन ये है कि ये मैंने एज अ साइड हसल स्टार्ट किया था। मैंने हॉबी स्टार्ट किया, फिर वो ऑर्डर्स आने लगे तो मैंने उसको एज अ बिज़नेस कंसिडर कर लिया। और फिर ये कि मेरे पास अभी टीम भी है, क्योंकि मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं होता कि अरे मैं सब वाह। कुछ खुद मैनेज कर सकूँ। तो मेरे पास अभी 7-8 लोगों की टीम है, तो हम सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। कौन है उन टीम्स में शामिल? उन टीम्स में मेरे पास वर्कर्स हैं जो फ्लावर्स भी बना रही हैं, जो बुके भी रैपिंग कर रही हैं, जो पैकेजिंग भी देख रही हैं, और सब औरतें हैं। हम सब ये फीमेल का हमारा एक मिल के कर रही हैं। हम सब फीमेल वर्कर्स हैं। सही, ज़बरदस्त। ये गजरे का आइडिया कहाँ से आया आपको? गजरे का आइडिया बस इसीलिए आया क्योंकि हम फ्लावर्स की नीच में काम कर रहे हैं ना, तो वो हुआ कि यार फ्लावर्स जब गजरे लोग पहनते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। हाँ, 1 दिन में 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो एक ऐसी चीज़ हो जो सारी ज़िंदगी रहे आपके पास, आप इसको वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ख़राब हो इसका जाता कलर है नहीं तो उतरेगा? ये अगर मरून है और वाइट आपने नहीं। लगाया है, तो ये अगर मैंने इसको धो लिया तो ये कहीं नहीं, कलर इनके ही उतर कलर जाए नहीं तो फिर? उतरेंगे। ये अच्छी क्वालिटी का यार्न होता है, इनके कलर नहीं हटते। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन में भी लगाएंगे, जैसे बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं, तो उनमें अगर मल्टीपल कलर्स हों तो वो ख़राब तो नहीं होते? नहीं, कि हमने वॉश किया और नहीं, बस वॉश गया? के बाद ख़राब नहीं होते। और ये कलर्स कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं लोग। हाँ, ऑब्वियसली यस। तो ये जो बैग्स वगैरह हैं, ये भी कस्टमाइज़ कर देती हैं आप? जी बिल्कुल, सब चीज़ कस्टमाइज़ हो सकती हैं। तो ये आपने मदर से आपने बताया शुरू में टेक्निक सीखी है, उसके अलावा भी कहीं कुछ सीखा, या इसको फिर आपने करते 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 इतना रिफाइन हो गया कि ये अब आप बस पैसे ही कर रही हैं और सिखा भी नहीं है? देखिए, अम्मियों से तो हमने वो चीज़ सीखी ना, स्वेटर वाली। हाँ। ये चीज़ फिर मैंने स्पेसिफिकली यूट्यूब से सीखी है। अच्छा, उसमें आपने ट्यूटोरियल्स वगैरह हाँ, से सीखा? बस सब यूट्यूब से सीखेंगे। एक फ्लावर के सैम्पल्स, रैपिंग के आइडियाज़, ये सब वहीं से ही सीखा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है वाकई। बड़े डिफरेंट एक्सपोजर होता है। आप अपनी फील्ड में जिद्दत लेकर आना चाहें तो अब हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। कहाँ ये काम ज़्यादा हो रहा है? मतलब यूट्यूब वीडियोस अगर आप देख रही हैं, पिंटरेस्ट पे आप देख रही हैं, तो कहाँ था ये ज़्यादा पॉपुलर? किस जगह पर, किस इलाके में, किस मुल्क में जो है ना वो ज़्यादा इस तरह का जो है वो ये डिमांड? बेसिकली फ्लावर्स का कॉन्सेप्ट बाहर से ही आया है। ज़्यादातर बाहर के ममालिक में ही इसके बारे में अवेयरनेस थी। मैंने वही कहा ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी नहीं कर रहा था जब मैंने स्टार्ट लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो बस फिर अब काफ़ी अवेयरनेस हो गई है, काफ़ी लोग इसमें आ गए हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं ये काम। और ये जो जार्स रखे हुए हैं, ये क्या है? इनका क्या मकसद है? ये तो डिस्प्ले के लिए है। अच्छा, मुझे लगा कि आपने इस पर भी कुछ काम किया। अच्छा, आपने इसमें यार्न अपना रखा हुआ है सारा ये जो? जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो इसका धागा वगैरह होता है, ये भी कोई स्पेसिफिक तरह का होता है? कहाँ से मिलता है? आम मार्केट में अवेलेबल है या कोई ख़ास किस्म का होता है? नहीं, हम तो होलसेल परचेजिंग करते हैं, तो एक जगह पे होता है जहाँ पे हर क्वालिटी का, हर तरह के यार्न अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो वहीं से जाके हम होलसेल में यार्न मंगवा लेते हैं।
अच्छा, इसमें कितनी तरह के फ्लावर, जैसे ये गुलाब आपने बनाया है जी और कितनी तरह के फ्लावर्स आप बना रही हैं? सनफ्लावर हमें नज़र आ रहे हैं जी, I हमारे think पास इसमें 10 tulips से भी हैं। 15 फ्लावर्स की वैरायटी है इस ओह, वक्त ज़बरदस्त। जी, जिसको आप कस्टमाइज़ करके बुके में भी लगवा सकते हैं। आपको जो फ्लावर चाहिए हो वो आप बुके में लगवा सकते हैं। रेंजेस क्या हैं आपके पास, कोई गिफ्ट करना हो? जैसे अगर ये इस तरह का भी आप लोग बना के दे देते हैं, ये वाज वक्त के साथ, और जी, वाज या भी दे फिर देते फ्लावर मंगाएं तो आप बस अपना वाज वगैरह खुद ले लें? जैसे कस्टमर को चाहिए, अगर उनको वाजेस भी चाहिए फ्लावर्स के साथ हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। उनको बुके में चाहिए तो हम वो भी ऑफ़र कर देते हैं उनको। तो ये रेंजेस, आपकी गिफ्टिंग आइटम की रेंजेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? हमारे सिंगल फ्लावर्स जो है ना, उनकी प्राइजेस हैं 350 से स्टार्ट होती हैं। सही है। ठीक है, और वो 1500 तक जाती हैं। जो वो बड़ा फैंसी रोज़ है वो हमारा 1500 का एक है जी। सही। और ये जो बनाए, ये लेवेंडर्स हैं। अच्छा, बाकी के बुके की प्राइजेस हमारी 1200 से स्टार्ट होती हैं, और फिर वो जैसे जैसे आप फ्लावर्स ऐड करवाते रहें तो वो उतना ज़्यादा कॉम्बिनेशन आप को बता सकते हैं क्या बिल्कुल। बनवाने। अच्छा, जो अम्मी का फ़न है उसको भी कंटिन्यू रखा हुआ है आपने, कि जैसे जो बच्चों के कपड़े बनवाना चाहें, कोई इस तरह के मैचिंग के वो चल रहे होते हैं ना, चीज़ें बनवाते हैं लोग, तो वो भी आप बनाती हैं? आप अभी पर्टिकुलरली इसी पे नहीं, फोकस हम करेंगी? सीजनल ऑर्डर्स ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्वेटर्स वगैरह के ऑर्डर्स तो सर्दियों के लिए ही आते हैं बच्चों के, तो वो हम सीजनल उसके ऑर्डर्स ले लेते हैं जब सही। सीज़न आ रहा होता है। सही, ज़बरदस्त। सिखा भी नहीं है अभी और लोगों को ये काम? जैसे आपने बताया वर्कर्स वगैरह हैं, तो उनको खुद सिखाया या कुछ खवातीन को जिनको आता था उनको नहीं, रखा? जिनको आता था उन्हीं को लिया, अभी सिखाने वाला काम नहीं है। आता। सही। चलें, थैंक यू सो मच जैनब, अच्छा लगा और बहुत प्यारा जो है ना ये आपका काम भी हमें नज़र आ रहा है। तो बैग्स वगैरह भी, अच्छा इसके मुझे जाते जाते ये भी बताएं, वो भी बनते हैं छोटे छोटे हैंड बैग्स बच्चियों के, मैंने देखे हैं, तो अगर वो बड़ों में बन जाए? नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। बना रहे हैं अभी या आइडिया हमने लेके बनाए थे, जाएंगी? पहले बनाए थे, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं, क्योंकि उनमें टाइम और एफर्ट ज़्यादा लगता है, तो लोग इतना प्रेफर नहीं करते वो अच्छा, लेना। अच्छा। जी, सही। लेकिन बनेंगे के तो यूनिक बहुत लगेंगे, उस पे नाम भी लिख सकते हैं और भी चीज़ें गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। चलें, थैंक यू सो मच जैनब, आपने वक्त दिया। और अगर जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो आपको किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं? हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है हुक ऑन लूप के नाम से, तो हम वहीं पे ही ऑर्डर्स लेते हैं अभी। सही जी। तो आप इंस्टाग्राम पेज के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं ज़ैनब से, और जो भी आप बनवाना चाहें, गिफ्ट करना चाहें, तो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल नज़र आ रही हैं, तो आप खूबसूरती से अपने घरों को सजा सकते हैं, अपने प्यारों को उनके मनपसंद रंगों के मुताबिक तोहफे दे सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने वक्त दिया। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद होगा अपना अगला सेगमेंट।